आप दोस्तों, मैं डॉक्टर ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी, खोज इंडिया में आपका एक बार फिर स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। मैं मौजूद हूं नागपुर में एक फ्लाईओवर के नीचे, जिसे सदर फ्लाईओवर कहा जाता है। इसके नीचे प्रशासन ने बहुत सारी ऐतिहासिक जानकारियां दी हैं, ऐतिहासिक पुरुषों के बारे में। आप देखें, यहां से लेकर आगे दूर तक चले जाएं तो लगभग 25-30 व्यक्तियों के बारे में नागपुर प्रशासन ने यहाँ जानकारी दी है। इसी तरीके से जीपीओ चौक पर भी कोशिश की गई है, फ्रीडम पार्क मेट्रो स्टेशन के पास भी कोशिश की गई है। हमने इसको बहुत गौर से देखा, यहाँ से लेके पूरे नागपुर शहर में घूम घूम कर देखा। हमें बेहद खुशी हुई है कि हमारे इतिहास को बहुत खूबसूरती से नागपुर प्रशासन ने यहाँ पर दर्ज किया है। लेकिन हमें अफसोस भी हुआ कि जो नागपुर के रियल बेटे थे, नागपुर के लिए जिन्होंने अपना तन मन और धन पूरी तरीके से कुर्बान कर दिया गया, जिन्होंने अंग्रेजों की सजाएं भुगती, जिन्हें फांसी के फंदे पर लटकाया गया, जिनको जेल की सलाखों के पीछे डाला गया, जिनको काल कोठरियों में सड़ाया गया, उनके नाम का कहीं पर जिक्र नहीं मिलता है। इसलिए खोज इंडिया नागपुर प्रशासन की निंदा भी करती है और उनसे उम्मीद करती है कि उन छुपे हुए महापुरुषों को जिन्होंने नागपुर के लिए, भारत के लिए अपना सब कुछ निछावर किया, उनके बारे में भी सही जानकारी दें। आप देखिए, यहाँ पर पहले नंबर पर जो नजर आते हैं राजा रघुजी भोसले फर्स्ट आते हैं, दूसरे नंबर पर नागपुर के फाउंडर राजा बख्त बुलंदशाह नजर आते हैं। जबकि यहीं पर आप समझिए, इनको पहले नंबर पर होना चाहिए था, उनको दूसरे नंबर पर आना। उसके बाद सीधे लोकनायक बापूजी आने पर आ जाते हैं और उसके बाद केशव बलिराम हेडगेवार, जनार्दन स्वामी पर आ जाते हैं। बीच का सारा इतिहास हम लोग खा जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, राजा बख्त बुलंदशाह के बाद नागपुर का जो रियल आर्किटेक्ट था चांद सुल्तान, उसके बारे में यहाँ पर कोई जानकारी नहीं मिलती है। नागपुर का दूसरा रियल आर्किटेक्ट रघुजी भोसले सेकंड था, उनके बारे में भी यहाँ पर कोई जानकारी नहीं मिलती है। जब उनके बारे में यहाँ पर जानकारियां अवेलेबल नहीं है तो आप सोचिए कि उन व्यक्तियों का जिन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए, नागपुर के निर्माण के लिए, उनका क्या जिक्र यहाँ पर होगा। ये बहुत सतही काम किया गया है, बहुत खोखला काम किया गया है। मैं बात करूंगा एक ऐसे ही महापुरुष के बारे में, एक ऐसे ही व्यक्तियों के बारे में जिसका ताल्लुक रत्नागिरी से था। जी हाँ दोस्तों, रत्नागिरी से था, जिनको इतिहास की अलग अलग किताबों में कहीं 1-2 लाइन के रूप में अगर नाम मिलता है तो उस व्यक्ति का नाम मिलता है मनभट्ट उपाध्याय के नाम से। दरअसल दोस्तों, वो मनभट्ट उपाध्याय नहीं थे, उनका सही नाम मनभट्ट उपाध्याय था। जी हाँ दोस्तों, ये वो इंसान है जिसने अपना सारा जीवन नागपुर के लिए समर्पित कर दिया था। मनभट्ट उपाध्याय जी का जन्म रत्नागिरी के आसपास हुआ था। वो नागपुर एज अ फौजी कमांडर के रूप में यहां पर आए हुए थे। रघुजी भोसले सेकंड के दौर में नागपुर आ गए थे और उनके सिपह सालार की हैसियत से थे। उनकी मृत्यु के पश्चात जब अप्पा साहब भोसले ने परसों जी को हटाकर राजगद्दी को हथियाया तो उस वक्त मनभट्ट उपाध्याय अप्पा साहब भोसले के सेना के मुख्य सेनापतियों में से थे। अप्पा साहब भोसले के सेनापतियों में ये वाहिद व्यक्ति थे जिन्होंने अप्पा साहब का उस वक्त भी विरोध किया जब वो सब्सिडरी अलायंस पे 28 मई सन 1816 को हस्ताक्षर कर रहा था। बहरहाल अप्पा साहब भोसले ने किसी की नहीं सुनी और 28 मई सन 1816 को सब्सिडरी अलायंस के ऊपर हस्ताक्षर करने के बाद नागपुर को पूरी तरीके से अंग्रेजों के हवाले कर दिया और रिचर्ड जेनकिंस यहाँ का रेजिडेंस नियुक्त हुआ। अंग्रेजों का राज दोस्तों नागपुर में स्थापित हो चुका था, लेकिन मनभट्ट उपाध्याय जी और उनके साथी लगातार अंग्रेजों की जंजीरों से निकलने की, नागपुर वासियों को निकालने की कोशिश करते रहे। 26 नवंबर सन 1817 के आसपास जब सीताबर्डी का ऐतिहासिक युद्ध नागपुर में छिड़ता है, जी हाँ दोस्तों, जिसमें मुख्य रूप से अरब सेना पार्टिसिपेट करती है। अरब सेना अगर किसी का आदेश मानती है तो वो मनभट्ट उपाध्याय जी का आदेश मानती है। उनके एक आदेश पर अरब सेना अंग्रेजों से सीताबर्डी की लड़ाई में भिड़ जाती है और भीषण युद्ध होता है और अगले 1 महीने तक नागपुर की मोर्चाबंदी
मन भट्ट उपाध्याय जी ने इस तरीके से किए थे कि अंग्रेजों के सारे दांत खट्टे हो गए थे। नागपुर के कई मोर्चों पर तुलसी बाग, भूतिया दरवाजा, गांधी गेट जिसका पुराना नाम जुमा गेट था, वहां पर ऐतिहासिक लड़ाइयां मन भट्ट उपाध्याय जी के नेतृत्व में लड़ी गई। जी हाँ दोस्तों, मन भट्ट उपाध्याय वो व्यक्ति जो शुरू से लेकर आखिरी तक, अपने अंतिम जीवन तक अंग्रेजों के खिलाफ लड़ता रहा। यहाँ तक कि सीताबर्डी की लड़ाई के बाद, सीताबर्डी की हार के बाद अप्पा साहब भोसले ने जब अपना दूत अंग्रेजों के पास, जेनकिंस के पास भेजा, तो उसमें जो शिकायत नामा लगाया, उसने जंग का सारा की सारा ठीकरा मन भट्ट उपाध्याय और अरब सैनिकों के ऊपर फोड़ा। उसका कहना था कि मैं जंग करना बिल्कुल नहीं चाहता था, लेकिन मन भट्ट उपाध्याय ने और उसके अरब सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ जंग की, लिहाजा अगर कोई सजा देना है तो मन भट्ट उपाध्याय जी को सजा दीजिए। लेकिन अप्पा साहब भोसले लगातार इनकार करता रहा कि उसका जंग में कोई हाथ है, और मन भट्ट उपाध्याय जी के ऊपर वो इल्जाम लगाता रहा। मन भट्ट उपाध्याय जी सीताबर्डी की लड़ाई के बाद भी नहीं रुके। उसके बाद उन्होंने नागपुर में अगले 1 महीने तक अंग्रेजों को खूब छकाया। 3-3, 4-4 मोर्चों पर मोर्चा लिया और अंग्रेजों के कई सैनिक उसमें हलाक हुए। आखिर 26 दिसंबर के आसपास नागपुर में जंग बंदी का ऐलान हो जाता है। 30 दिसंबर को पूरी तरीके से अंग्रेजों का राज स्थापित हो जाता है, और उसके बाद मन भट्ट उपाध्याय जी को अंग्रेज लोग कैद कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, कैद कर देते हैं, नजर बंद कर देते हैं, और वो अपना सारा जीवन कैद में ही बिताते हैं, और उसमें ही उनकी मृत्यु हो जाती है। नागपुर के इस अजीम लाल को, इस महान इंसान को नागपुर के इतिहास में पूरी तरीके से भुला दिया गया है। पूरे नागपुर शहर में न किसी चौराहे का नाम इनके नाम पर है, न किसी सड़क का नाम इनके नाम पर है। यहाँ तक के अगर आप देखें तो कवि सुरेश भट्ट के नाम पर भी एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम नागपुर में बनाया गया, लेकिन मन भट्ट उपाध्याय जी को पूरी तरीके से हर सरकार ने भुला दिया, जबकि उस व्यक्ति ने अंतिम सांसें भी अंग्रेजों की कैद में ली। हमने बहुत कोशिश की उनके परिवार के बारे में पता करने की। बहुत कोशिश करने के बाद हमारे दोस्तों ने हमें उनके परिवार तक पहुंचा ही दिया। हम चलेंगे इस एपिसोड में, उनके परिवार से भी मिलेंगे और बात करेंगे कि वो क्या सोचते हैं मन भट्ट उपाध्याय जी के बारे में। आप चलें मेरे साथ, हम सीधे चलेंगे मन भट्ट उपाध्याय जी के घर। उनका घर नागपुर में महल स्थित कोठी रोड पर, बिल्कुल भोसले वाड़ा के पीछे की तरफ मौजूद है, जिसे आज भी उपाध्याय वाड़ा के नाम से जाना जाता है। चलिए मेरे साथ मन भट्ट जी के निवास स्थान पर। फिर हम लोग उस निवास पर पहुंच ही गए हैं जिसे उपाध्याय वाड़ा कहते हैं। मैं कैमरामैन को कहूंगा कि वो दिखाए। ये है वो उपाध्याय वाड़ा, महल पर कोठी रोड पर स्थित है। आइए मेरे साथ, मैं कोशिश करता हूं उनकी फैमिली से बात करने की। हालांकि मेरा टेलीफोनिक डिस्कशन हो चुका है और उन्होंने मुझे बुलाया भी है, लेकिन मैं पहली बार उनके घर पर आ रहा हूं। आइए। नमस्कार, मैं खोज इंडिया से डॉक्टर रजीउद्दीन सिद्दीकी। रमेश जी से मेरी फोन पर बात हुई थी। मन भट्ट जी के ऊपर हम एक सीरीज बना रहे हैं, उस सिलसिले में हम बात करने के लिए आए हैं। आप? मैं समीर रमेश मैं इनका लड़का हूँ। दिखाना चाह रहा हूँ एक्चुअल में। देखिए, ये वही स्थान है, मन भट्ट जी का निवास स्थान। आप देख लीजिए, बहुत अच्छे से कोठी रोड पर स्थित है। हम बात करने की कोशिश करेंगे। रमेश जी जो उनके वंशज, ये उनके बेटे हैं, समीर नाम, समीर, ये भी मन भट्ट जी के वंशजों में से। आइए। काफी जद्दोजहद के बाद, टेलीफोन पर बात होने के बाद आखिर हम लोग मन भट्ट जी के निवास स्थान पर पहुंच ही गए। तो आप की पीढ़ी में आपका कौन सा नंबर? मेरा चौथी पीढ़ी है। ये चौथी पीढ़ी। अभी आपकी उम्र कितनी है इस वक्त? अभी 80 चल रही है। इसके पहले आप क्या प्रोफेशन वगैरह क्या रहा है? प्रोफेशन मेरा पहले से सिक्योरिटी में हूँ। सिक्योरिटी का प्रोफेशन है। एक इतने बड़े ऐतिहासिक पुरुष
हालांकि उनके साथ बहुत सौतेला व्यवहार किया गया इतिहास की किताबों में, और प्रशासन ने, हर तरीके की सरकारों ने उनको छुपा के रखा है मनभट्ट जी। आपको कैसा महसूस होता है कि आप उनके परिवार से हैं? एक तो मेरे को बोस्टिंग, मेरे को घमंड है उसका, मैं उसका ये वंशज हूँ करके। अच्छा। बहुत बहुत शूर आदमी थे। अच्छा। उस वक्त में मेरे फादर ने, जो मैं बताया आपको ही बता रहा हूँ, फादर उनको फादर अरब फौज के उनके चीफ थे। अच्छा, भोसला के पास में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे वो, है ना। तो लड़ाई हुई और वो अब्बा साहब को एडवाइस देते रहे कि अब सरेंडर मत हो, अपन लड़ेंगे। उनके साथ में वाक करके और एक सरदार थे, रामचंद्र वाक करके थे, वो भी उनसे इनके ग्रुप के थे। लेकिन अंदर में जो फूट पड़ गई भोसले। इतिहास पे बातें होती रहेंगी। हाँ। आपसे बहुत दिलचस्प बातें होंगी। आप मुझे पहले अपने परिवार से मिलवाइए। हाँ, ये मेरी मिसेस है। अच्छा। अरे एक लड़का है। अच्छा। तो समीर नाम है इसका। अच्छा। ये पोता है, छोटा पोता है। अच्छा। अभी 10वीं में है। अच्छा। बड़ा ये है। अच्छा। ये इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा है अभी। और ये बहू है। अच्छा। ये डॉक्टर है। अच्छा। हमें बहुत खुशी हो रही है कि हम एक ऐसे परिवार से मिल रहे हैं जिसका इतिहास बहुत नागपुर के लिए इम्पोर्टेंट रहा है। तो मैं मनभट्ट जी के बारे में जो बात करने की कोशिश कर रहा था, मैं हालांकि मैंने कई किताबों में, स्पेशली उर्दू में लिखी गई किताबों में उनके बारे में मैंने जो पढ़ा है कि मनभट्ट जी की फैमिली जो है नागपुर की नहीं थी। ये हम लोग कोकण के पास में है, अंधेर करके गांव है। अच्छा। अंधेर नागांव के पास में, अलीबाग और नागांव के यहाँ पे अंधेर करके गांव है जी, वहाँ के है हम लोग। अच्छा। हम वी आर फ्रॉम कोकण ट्रैक के। तो नागपुर आना कब हुआ? ये अभी हमारी चौथी पीढ़ी नागपुर में आना हुआ था। ये 1760 या 1768 में आए। अच्छा। करीब अंदाजन मेरा अभी लग रहा है कि क्योंकि 1817 के अंदर में जो लड़ाई हुई। हाँ। तब तो मेरे फादर जो थे। अच्छा। वो यहाँ पे चीफ थे लड़ाई। तो वो आर्मी चीफ, स्पेशली अरब रेजिमेंट के चीफ थे? पूरी होल रेजिमेंट? पहले अरब के तो चीफ थे ही थे। हाँ। लेकिन पूरा मराठा रेजिमेंट के भी चीफ रहे हुए। जिनके साथ में रामचंद्र जी बाग भी थे। ये दोनों मिलके वो लड़े थे। तो कहने का मतलब है, जो अप्पा साहब सरेंडर हो गए, सरेंडर होने के बाद में इनको पकड़ लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। और ये नजर कैद के अंदर मैंने किताबों में पढ़ा है कि सब्सिडरी अलायंस के ऊपर अप्पा साहब भोसले जब 28 मई सन 1816 के आसपास हस्ताक्षर करने के लिए गए। हाँ। तो मनभट्ट जी की इच्छा नहीं थी। वो नहीं चाहते थे। वो चाहते भी नहीं थे, उनके साथ गए भी नहीं थे। उनके साथ नहीं गए थे। ये सारी चीजें आपके फादर ने आपको बताई होंगी? हाँ, सब वही बताया। खानदानी तौर पे एक दूसरे से सुनते हुए आ रहे हैं ना आप। हाँ, आप जो बता रहे हैं वही बताऊंगा मैं। जी बताया फादर ने, वही आपको बताऊंगा। वो खिलाफ थे उनके। सीताबर्डी का जो ऐतिहासिक युद्ध 26 दिसंबर 1817 को समाप्त हुआ। उसके बाद उसी दिन अप्पा साहब भोसले ने अपने एक दूत को रेजिडेंसी भेजा। रेजिडेंसी मतलब आज जहाँ पर नागपुर यूनिवर्सिटी है उसी जगह पर वो निवास स्थान हुआ करता है। जेनकिंस उस वक्त जेनकिंस साहब उस वक्त के रेजिडेंसी। तो उनके पास एक शिकायतनामा लेकर भेजे थे अप्पा साहब कि हमारा लड़ाई में कोई हाथ नहीं है, लड़ाई मनभट्ट और उसके अरब सैनिकों ने की। क्या ये बात सही है? ये सही बात है, क्योंकि ये चाहते थे कि लड़ाई हो। अच्छा। लड़ाई हुई, हम लड़के करेंगे, हम वैसा सरेंडर नहीं होंगे। अच्छा। क्योंकि नागपुर का राज पूरे हिंदुस्तान के अंदर में, भारत के अंदर देश में सबसे आखिरी खासा हुआ। बिल्कुल। सबसे आखिरी ब्रिटिशों ने इसको लिया। बिल्कुल। उसके वजह से ये बोलते थे कि हम ऐसा नहीं सरेंडर करके। भोसलों का पैलेस उन लोगों ने बाद में जला दिया, इनको अरेस्ट करने के बाद में। और नागपुर हुकूमत उस वक्त बहुत बड़ी है। कहते हैं इस तरफ अगर उत्तर में जाए तो बनारस, इलाहाबाद, और इस तरफ उड़ीसा के बॉर्डर तक नागपुर हुकूमत हुआ करती थी। भोसला ये जो फैमिली है, ये एक्चुअल सिसोदिया फैमिली की ताल्लुक रखते हैं। अच्छा। सिसोदिया भोसला जो है, सिसोदिया फैमिली जो नॉर्थ में है, उनसे ताल्लुक रखते हैं, उनके खानदान से। जैसे हम लोग कोकण से आए, वैसे ये सिसोदिया फैमिली से आए। अच्छा। शिवाजी महाराज वगैरह, ये शिवाजी महाराज उनके कजिन में है। अच्छा। नागपुर के लोग। इनको जो परसो जी थे, फर्स्ट परसो जी। अच्छा। हाँ। उनको इधर भेजा गया। अच्छा। जिनका जो शिवाजी महाराज का कजिन है, उसको तमिलनाडु भेजा गया उधर का देखने के लिए, और इनको इधर भेजा गया। तब ये जो लोग आए, तब यहाँ पे गोंड राजा का
ये था बख्त बुलंद शाह भक्त के बुलंद बाद शाह। उनके वंशज थे, वंशज थे उनके। शान सुल्तान के बच्चे। उनको इन्होंने उसके ऊपर कब्जा कर लिया। वो बोला कि भाई अपन रहेंगे, तब उसको उन लोगों को हाथ ये नहीं किया, भक्त बुलंद शाह के खानदान को बर्बाद नहीं किया, लेकिन उन लोगों ने इनको सपोर्ट किया। क्योंकि चंद्रपुर तक, चंद्रपुर, बल्लार शाह, ये सब भोसलों का राज इधर में। और इधर में वाराणसी घाट जो बना ना भोसला, हाँ। तो उस वक्त ये अप्पा साहब भोसले का ही राज था। अच्छा, वहाँ पे नाम भी लिखा है अच्छा, अप्पा भोसले के नाम से। जी। तो भोसला घाट करके अभी बनारस में जो है, हाँ। वो इनके नाम से है। हाँ, बनारस और इलाहाबाद की भी मालगुजारी भोसले भोसले के नाम वसूल करते हैं। प्रश्न करते हैं। हम बात कर रहे थे मनभट्ट जी के ऊपर। एक चीज मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि जैसे इतिहास की किताबों में आता है कि उनको कैद कर दिया गया, नजरबंद कर दिया गया, हाउस अरेस्ट कर दिया गया, तो एक्चुअल सच्चाई क्या है? उनको किस जगह पर? ये हमारे मकान में उन्होंने अरेस्ट कर लिया था, उधर बाड़े के ऊपर में अच्छा, पहरा लगा दिया बाहर से, ब्रिटिशों का फौज था लगी हुई थी। तो यहाँ से भोसले महल की दूरी कितनी होगी? नजदीक है, बिल्कुल एकदम लगा हुआ है। एकदम लगा हुआ है। अच्छा, उनकी बॉर्डर जो है लगी हुई है। अगर हम उस वक्त की ज्योग्राफिकल कंडीशन यहाँ देखें तो ये भोसला निवास के आसपास जो है सब सरदारों के ही मकान। सरदारी का है, उधर बाजू में सरदार गुजर का है। अच्छा, गुजरवाड़ा जिसको गुजरवाड़ा कहते हैं। एक गुजरवाड़ा वहाँ तुलसी बाग में भी है। उनका ये कजीर है। अच्छा, ये उनका कैसे? कजीर। ये जो कोठी रोड इसलिए कहते हैं कि राजेंद्र राय को जब बसी हुई है, ये पहले कोठी थी। अच्छा, यहाँ पे अनाज भरा करता था। जी। फौज के लिए लगने वाला अनाज जो है सब पूरा यहाँ भरा रहता था, करके इसको कोठी बोलते हैं। अभी पत्थर की बनी हुई है, अभी भी पत्थर है। अभी भी मैंने देखा है उसको, येलो सैंडस्टोन से बनी हुई है। येलो स्टोन से बनी हुई है। तो वो कोठी है, वहाँ पे अनाज भरा रहता था। अच्छा, वो गोदाम था, गोदाम था, माल गोदाम था। तो उसको प्रोटेक्शन के लिए भी सब ये सरदार लोग ये थे, साथ में थे। अच्छा, 30 दिसंबर 1817 को नागपुर पर यूनियन जैक यहाँ पर भोसलेवाड़ी पर जब लहर गया, उसके बाद मनभट्ट जी को अरेस्ट कर लिया गया। तो उसके बाद कितने साल तक वो जीवित रहे? तो पिताजी बोलते थे, आपको पता है? 4 साल जी, 4 साल तक, लेकिन घर में ही रहे। अच्छा, घर में बाहर नहीं जाना, पर परमिशन नहीं था, अलाउ नहीं था। ब्रिटिश उनकी मृत्यु के बाद कुछ ऐसा हुआ क्या? उनकी कोई समाधि वगैरह बनाई गई? नहीं, समाधि नहीं बनाई, लेकिन हमारे पिताजी जो बोलते हैं, उनकी जो पोथी रहते ना, वो पढ़ते पढ़ते उन्होंने मतलब जो टेक दिया, वही खत्म हो गए। तो मेरा ख्याल है वो कार्डियक अरेस्ट होना चाहिए अभी के नए भाषा में, हार्ट फेल हुआ जैसे अच्छा हो गया। कितनी उनकी उम्र रही होगी उस वक्त? वो उम्र उनकी ज्यादा, देखो 60-65 रही होंगी। 60-65 साल की उम्र में वो इतने कैपेबल थे, बहुत कैपेबल। एक महीने तक, अगले एक महीने तक उन्होंने लगातार 4 मोर्चों पर अंग्रेजों से युद्ध किया है। तुलसी बाग का मोर्चा था, सकरदरा का मोर्चा था, भूतिया दरवाजा का मोर्चा था और जुमा गेट का मोर्चा था। क्योंकि मेरे दादाजी थे जब वो एक्सपायर्ड हुए, तब वो 10-11 साल के थे। अच्छा, उस वक्त तो स्कूल्स वगैरह थी नहीं। उनको जो घर में आना पढ़ाने आते थे, बहुत सारे मुनीम आते थे, वो करते थे। उनको ये नहीं मालूम था दादाजी को मेरे कि हमारी प्रॉपर्टी कहाँ है। अच्छा, ये इतिहास की किताबों में दर्ज है कि वो अरब पलटन के हेड थे। हाँ, अरब पलटन के एक सेनापति थे, हाँ, जिनको सैयद जलालुद्दीन मीठा नीम वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। आप क्या जानते हैं उनके बारे में? मैं यही जानता हूँ कि वो पहुंची हुई हस्ती है, जलालुद्दीन साहब पहुंची हुई थी। अभी भी लाखों लोग जाते हैं वहाँ, दर्शन मंदिरों में जाते हैं। अब उनकी कि अप्पा साहब भोसले जब उन रेसिडेंट से मिलने गए थे, तो उन्होंने जलालुद्दीन साहब ने खुद रोका था उनको। अरे तू जा मत करके बोला था, लेकिन अप्पा साहब ने नहीं माना। अप्पा साहब गए और उसी दिन उनको पकड़ लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। मनभट्ट जी की कुछ निशानियां, कुछ ऐसा कुछ है घर में आपके? घर में नहीं, जो मंदिर है जैसा है जहाँ उनका डेथ हुआ, एक्चुअली वैसा ही है कि आपने उसको बाहर से कुछ रेनोवेट, बाहर से दरवाजा वगैरह हमने वैसे ही रहता है जो पुराना। एक्चुअली इसका पहले एंट्रेंस जो था, ईस्ट एंट्रेंस था जी, जो हमारी मंदिर था वो ईस्ट एंट्रेंस में था, और उसके सामने एक बाड़े का दरवाजा हुआ करता था। वो जो है वहाँ से वो मंदिर, वो दरवाजा यदि खोल दिए तो मंदिर दिखता था, तो लोग यदि दर्शन करना चाहे तो बाहर से दर्शन। तो मंदिर जो है आपका, जो मतलब आपका पर्सनल मंदिर था, तो वो किस भगवान से रिलेटेड है? हमारी मुधाई देवी करके। अच्छा, मुधाई देवी सातारा के पास हमारा कुलदेव, उससे रिलेटेड। भोसले का भाई वही है। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो हम लोग देख सकते हैं, हाँ, जरूर उस जगह को देख सकते हैं।
वक्त मनभट्ट जी के निवास स्थान पर हैं। आइए, ये वॉल है। ये देखिए, कैमरामैन को कहूंगा मैं दिखाए, ये कम से कम 3 फीट से ज्यादा है ये देखिए भाई, ये लग रहा है वाकई 200 फिर 250 साल पुराना कंस्ट्रक्शन। आप देखिए कितनी चौड़ी है, मेरा हाथ देखिए, आप देखिए कितनी, देखिए। आइए, ये भी एक एंटिक आपके यहाँ रखा हुआ है, ये तांबे का। देखिए इस तरीके के बर्तन पहले यूज होते थे जनरली। ये भी एक निशानी इनके पास तांबे का। ये देखिए, आप देखिए, ये सब बहुत अच्छे से संजो कर रखा है उन्होंने। इस देखिए खिड़की को देखिए, यहाँ से वॉल का आप अंदाजा लगाइए कितनी चौड़ी ये वॉल रही होगी। नए और पुराने का मिश्रण नजर आता है। ये देखिए, यहाँ पर भी देखिए, बहुत खूबसूरत एहसास है यहाँ पर इतिहास के झरों के। ये देखिए, हाँ, ये देखिए, ये एंटिक दरवाजा है, ये मंदिर का दरवाजा है। देखिए, ये आज रेनोवेट हो गया है, लेकिन ये वही कक्ष था। दरवाजा वही रखा जी, दरवाजा वही रखा उसको जी। मैं कैमरामैन को कहूंगा कि वो आए। ये कबूतरा वाला है ना जी, ये पहले ही से। अच्छा, अब ये हाँ, वो जगह उसको हाँ, भी करते उस दृष्टि से हमने उसको क्या कहीं से तो इस मंदिर का दरवाजा बाहर की तरफ से था। पहले मंदिर इधर था, मंदिर का दरवाजा ये हाँ, यहाँ मेन डोर, वो ये डोर खोल दिया, ये डोर खोल दिया, लोगों को मार्क कर। तो जंग के बाद जो है मनभट्ट जी इसी जगह पर रहे और इसी स्थान पर उनकी डेथ हुई। मैं इस वक्त मनभट्ट जी के निवास स्थान पर हूँ और खासतौर पर उस स्थान पर मौजूद हूँ जहां पर उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली। आप देखिए, ये मनभट्ट जी का निवास स्थान है, ये उनका खानदानी मंदिर है जिसके बारे में उनके वंशज बता रहे थे। आइए, मैं आपको अच्छा, देखिए यहाँ पर भी कुछ तस्वीरें लगी हुई है। आप बताइए, आप ये हमारे दादाजी है और ये आपका नाम मोरेश्वर लिखा हो। मोरेश्वर अनंत जी के दादा रहे होंगे ना? वो उनके दादाजी है ना? उनके दादाजी मनभट्ट उनके दादाजी। अच्छा, हम मनभट्ट जी के निवास स्थान से इतिहास की परतों को खोलने की कोशिश कर रहे थे और हमें बेहद खुशी हुई कि आपने हमको सारी चीजें दिखाई हैं और खासतौर पे स्पेशली वो स्थान दिखाया है जहां पर आपने अपनी अंतिम सांसें ली। आपका खानदानी मंदिर आपने बहुत अच्छी तरीके से सबको सजा कर रखा है, इसके लिए आपको ढेर सारी मुबारकबाद और बधाइयां। ये तस्वीर जो दिखती है, ये मेरे हमारे गुरु हैं, ये आपके गुरु एडवोकेट भास्कर पंडित इंडिया मनभट्ट जी के निवास स्थान कोठी रोड